चलिए, अब सूर्य की जो बात है, पति पत्नी पर किस तरह से असर बताता है, ठीक है ना। जैसे हमारे शास्त्र पुराण के अनुसार और हमारे संसार के नीति नियम के अनुसार विवाह जो प्रमुख संबंध बनाता है ना। यहाँ पर कोई स्त्री की कुंडली में शुक्र उनके पति का और पुरुष की कुंडली में शुक्र उनकी पत्नी का कारक लाल किताब के अनुसार बनता है। और जब विवाह देखने की बात आती है, ओके चार बदली दो। ओके जय श्री कृष्ण। जब विवाह की बात आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कुंडली के अंदर कि सूर्य, चंद्र और मंगल, मंगल कितना शुभ है यानी कि अच्छे हालत में है। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है क्योंकि मंगल ही लोगों को जोड़ता है। और मंगल के साथ चाहे दृष्टि संबंध बनते हो, मंगल अच्छे ग्रह जो है अच्छे हालात में है। और मान लीजिए कोई अशुभ मंगल है तो कहते हैं कि भाई मांगलिक दोष है ना। तो वहां पर कहते हैं कि भाई मंगल अशुभ है तो आप मांगलिक की पहले पूजा कराओ या फिर मांगलिक ढूंढो। इस तरह से बात बनती है क्योंकि मंगल शुभ अशुभ के अंदर तो बहुत अच्छी बातें टॉपिक बढ़ जाता है। तो उनके लिए हमने आगे कई बार और सोचेंगे तो एक बार और क्लास कर लेंगे। तो शादी के लिए देखते हैं कि यहाँ पर मंगल कितना शुभ है। अब कुंडली के अंदर शुक्र जो है उनके आगे पीछे पापी ग्रह कहते हैं कि राहु केतु शनि है। लाल किताब के अंदर राहु के साथ शनि है तो पापी है शनि।
ठीक है, वहां पर अच्छा शनि नहीं माना जाता। और शनि के साथ केतु या फिर केतु के साथ शनि है तो पापी है, यानी कि अकेला शनि शनि है, क्योंकि शनि बहुत अच्छा ग्रह है। लेकिन जब राहु केतु के साथ में जुड़ जाते हैं तब कहते हैं कि पापी। जब भी मैं बोलूं कि पापी ग्रह, तो मान लीजिए राहु केतु शनि है, तो इनमें से कोई भी जब बन जाते आगे पीछे के भाव में, तो जिस भाव में शुक्र हो उस भाव से गिने पर चौथे आठवें इन स्थानों पर मंगल, सूर्य, शनि, कोई भी एक ग्रह है या एक से अधिक युति बनाए बैठे हुए हैं। सर एक मिनट ना सर, थोड़ा सा स्लो बोलोगे। आपने बोला शुक्र को केंद्र मानकर हमने देखना है राहु शनि, ये थोड़ा सा धीरे बोलना, आपने फास्ट बोला ना। शुक्र जो है जिस भाव के आगे पीछे, वहां पर कोई भी भाव में देख लो, लग्न में चाहे दूसरे में तीसरे में कहीं पर भी आप ले लो, ठीक है, कहीं पर भी आप शुक्र को बैठा लो, उनके आगे पीछे के देख लीजिए, वहां पर राहु केतु शनि है ना। जिस भाव में शुक्र है उस भाव से आप देखना है। मान लीजिए चौथे में शुक्र है, पांचवें में शुक्र बैठा है, तो वहां पर आपको गिनती करनी है चौथे आठवें पर मंगल, सूर्य, शनि, इनमें से कोई एक ग्रह हो या कोई युति है, यानी कि जिसे कहते हैं कि इकट्ठे। तो यहाँ पर लाल किताब कहती है उस व्यक्ति की औरत के जलकर मर जाने का योग बन जाता है, यानी कि इस तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट बनता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है जातक पर, तो शुक्र का दान करना चाहिए। शुक्र का दान कर दो। क्या आप अनम्यूट करके बोल लीजिए। सर सर एक बार आपने फिर से बोला, रिपीट हाँ करेंगे। कई बार क्या होता है ना, मैं मैसेज नहीं भी देख। बोला ना। हाँ, आप आमने सामने हो, अनम्यूट करके बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, इसमें आपने बोला शुक्र से पहले और 12वें घर में कोई और 4 8, ये बोला आपने। आगे पीछे देखो, आगे पीछे में, है ना, आगे। आगे पीछे, हाँ, पहला पहला नहीं, दूसरा घर और 12वां घर, है ना, दूसरा और 12वां घर हुआ ना फिर। शुक्र से चौथा और आठवां, उनको देखो। और शुक्र, हाँ शुक्र से चौथा आठवां, यानी टोटल हुआ शुक्र से दूसरा घर, शुक्र से 12वां आगे पीछे, और चौथा और 8वां, ये हाँ, 4 में अगर कोई भी पापी ग्रह बन रहा है तो, नहीं, है ना। सूर्य के आगे हम्म शुक्र के आगे पीछे राहु केतु शनि है तो पापी है, ठीक है। लेकिन सूर्य से हम्म। चौथे आठवें के अंदर देख रहे हैं कि मंगल, सूर्य, शनि। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। ठीक है अब समझ में आया, हाँ जी। जी। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर और सूर्य के साथ में ही अगर राहु हो तो, किसमें, सूर्य के साथ अगर शुक्र सूर्य राहु एक साथ हो तो युति बन जाएंगे ना तीन प्लैनेट्स की, अच्छा अच्छा। है ना। यहाँ पर कुंडली के अंदर शुक्र जो है अपने मित्र ग्रह कौन से, तो बुध, शनि, केतु, यहाँ पर इनके साथ है या फिर दृष्टि का संबंध है तो साथी ग्रह बन गया। तो जातक के जीवन के अंदर एक स्त्री का सुख कायम जरूर बनेगा, है ना, यानी कि उनकी शादी जरूर होने वाली है। अब साथी ग्रह का अर्थ क्या होता है कि आपस में अपनी अपनी उच्च नीच राशि को देख लीजिए या फिर अपने अपने पक्के घर को देख लीजिए। वहां पर भी मान लीजिए कैसे कि परिवर्तन है, अदल बदल कर रहते हैं, वहां पर प्लानेट बैठा हुआ है तो साथी ग्रह है। मान लीजिए एग्जाम्पल देता ये हूँ, साथी ग्रह आप फिर से एक्सप्लेन करो सर, साथी ग्रह का ना, एग्जाम्पल कि आपने देता बोला कि शादी जरूर हूँ, होती है, सुनो, तो साथी ग्रह कौन एग्जाम्पल तो सुनो पहले, मुझे तो पहले सुन लो, है ना। मैं आपको सबको मौका दूंगा आपको सवाल करने का, चिंता मत करो, ठीक है। पहले मुझे पूरा सुन लो अच्छे से, आप ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, शुक्र उच्च राशि मीन में है और शनि की उच्च राशि तुला। कुंडली में शुक्र, कुंडली में शुक्र है तुला राशि में और शनि है मीन राशि में, तो इसी तरह से आप समझेंगे दोनों साथी ग्रह है। अब समझ में आ गया। जी। शुक्र कन्या राशि में नीच का हो, शनि मेष राशि में नीच है, तो शुक्र मेष में और शनि कन्या में, तो दोनों साथी ग्रह कहा जाएंगे। क्लियर। मान लीजिए शनि सातवें भाव में है, शुक्र का जो पक्का घर है, और शुक्र जो भाव 10 में है जो शनि का पक्का घर है, तो शुक्र शनि एक दूसरे के साथी ग्रह है।
शुक्र शनि यानी कि अपनी खुद की राशि में आपस में अदल बदल कर कुंडली में स्थापित है तो दोनों ग्रह साथी ग्रह कह जाएंगे। शुक्र ग्रह बुध केतु के साथ साथी ग्रह बनने की कई बार स्थिति होती है, कई बार हम कुंडली में देखते भी है। तो यहाँ पर जातक को शुक्र यानी कि स्त्री पुरुष से संबंधित सुफल जरूर मिलेगा। कुंडली के अंदर शुक्र अपने शत्रु ग्रह जैसे कि सूर्य चंद्र राहु दोस्त दुश्मनी को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनके बिना आपका ज्ञान आधा रह जाएगा, है ना। यहाँ पर सूर्य चंद्र राहु पीड़ित है तो जातक के जीवन के अंदर स्त्री की संख्या एक से अधिक जरूर हो सकती है। कुंडली के अंदर सूर्य बुध राहु की युति है तो एक से अधिक विवाह के यानी कि शादी होने के योग बनते हैं। और फिर भी एक से अधिक शादी होने पर भी गृहस्थी सुख के अंदर कमी बनी रहती है। जातक के विवाह और स्त्री के संबंध में लाल किताब के अनुसार तो बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हुई है। और जब कुंडली में सूर्य छठे भाव में, शनि हो 12वें भाव में, तो छठे भाव का सूर्य अपनी शत्रु दृष्टि से 12वें भाव में शनि को देखेगा और इनका बुरा असर शनि पर, जो शनि पड़ता तो है शनि पर, है ना, पर मित्र ग्रह पर भी जो शुक्र होता है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि जातक को शुक्र की कारक है, यानी कि उनकी पत्नी या पत्नी समान स्त्री पर उनका बुरा असर जरूर जाता है। ऐसे जातक को कई बार देखा गया है कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाना, और कई बार कहते कि औरत ने तो अपने बच्चे को भी नहीं देखा, है ना, बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा और उनके सुख देखने से पहले ही मर जाने का भी कुंडली के अनुसार हम देखते हैं, यानी कि इस तरह से उनका प्रभाव देखा गया है। अब जातक के अंदर जब देखते कि जो विवाह की आयु है तो सूर्य ग्रह के जन्म कुंडली के पहले भाव में होने पर हमारे लाल किताब में इस तरह से बताया गया कि जातक का छोटी सी उम्र में भी विवाह हो जाता है और खुद के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव भी यहाँ पर देता है। अब लाल किताब में ये एक टॉपिक ये भी आता है कि सोए हुए भाव को जगाओ, है ना, सोए ग्रह को किस तरह से जगा जाए। तो मान लीजिए लग्न में सूर्य है, 7वें भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, यानी कि वो प्लैनेट जो है सोया हुआ रहता है। अब जब उनकी शादी होती है तो 7वां भाव क्या है, शुक्र का, है ना, पत्नी का कारक है, उनकी शादी होती है तो वापस सूर्य का अपना प्रभाव जाग जाता है। तो ये दृष्टि का सिद्धांत सोए हुए भाव को भी जागने वाला ये वहां पर एक टॉपिक बनता है। इस तरह आप कहते हैं कि अपने उस भाव को आप जगा लो। तो जब आपकी कुंडली के अंदर या किसी और जातक की कुंडली में आप देख लें कि जिस प्लैनेट के सामने वो प्लैनेट नहीं है तो वो सोया ग्रह होता है लाल किताब के अनुसार, ठीक है। अब 7वें भाव के कारक पत्नी का है तो वहां पर उनकी लड़के की शादी हो गई तो 7वां भाव एक्टिव हो गया। तो इसीलिए कहते कि जहां पर सूर्य लगन में और 7वां भाव के अंदर खाली है तो कहते कि उनकी उस आयु में जल्दी से विवाह करे तो उनके बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। और नाबालिग उम्र के अंदर शादी करना तो गैर कानूनी है, तो वहां पर तो इस तरह से नहीं शादी की जाती। पर जो 20-22 साल की एज है वहां पर तो ये शादी हो सकती है, तो उस समय आप जरूर शादी कर सकते हो, है ना। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शुक्र राहु सूर्य के साथ और सूर्य अपने 5वें भाव में है तो ऐसे जातक के अंदर काम शक्ति का आवेग कम रहेगा और उनकी स्त्री जो होती पद्मिनी श्रेणी की बनती है, यानी कि इस तरह से उनका भाग्य लेकर वो आती है, पद्मिनी का भाग्य होता है। शुक्र राहु शनि 10वें भाव में है तो उसी तरह से जैसे बताया कि यहाँ पर उनकी स्त्री पद्मिनी श्रेणी की बनेगी, यानी कि इस तरह से उनकी स्त्री प्राप्त होती है पर काम शक्ति का आवेग कम बना रहता है। अब किसी जन्म कुंडली के अंदर आप देख लीजिए केतु शनि या शुक्र के साथ है, अच्छे हालात है, यानी कि अच्छे मदद देने वाले हैं और कोई भी शत्रु से पीड़ित नहीं है, तो ऐसे जातक के अंदर भी काम शक्ति ज्यादा रहती है और उनकी स्त्री जो होती है हस्तिनी श्रेणी की होती है।
जन्म कुंडली के अंदर अगर आपको लिखना हो तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को और देखिएगा कि ये सूत्र जो किस तरह से आपको कुंडली के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि आपको जिस तरह से प्लैनेट बता रहा हूं इस तरह से आपको सीधा आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है। कुंडली के अंदर सूर्य बुध पहले भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक की औरत का रंग स्वभाव बहुत ही अच्छा अच्छा प्रभाव देने वाला, पर यहाँ पर एक शर्त होती है कि दोनों पर शनि का प्रभाव ना हो। ठीक है। अब पहले भाव में मैंने बताया कि पहले भाव में तो 1 से 6 पहले से खाना भाव नंबर 1 से लेकर 6 तक का जो भाव है वो पहला भाव है, और 7 से 12 जो बाद के भाव है, यानी कि लाल किताब के देखिए पहले भाव में देखो या फिर पहले देखो और बाद में देखो। तो बाद में देखो मतलब होता है कि 7 से 12 की खाने की बात आएगी, और भाव कह लीजिए या चाहे खाना कह लीजिए। ठीक है। इस तरह से बात आती है। बुध प्लैनेट्स यानी कि बुध ग्रह कुंडली में सूर्य भाव से पहले भाव में है तो जातक की औरत के रंग स्वभाव में बुरा असर होगा। कुंडली में सूर्य बुध एक साथ इकट्ठे हैं, शनि या फिर कोई शत्रु प्लैनेट की असर है, तो सूर्य बुध का आपसी प्रभाव औरत के रंग और स्वभाव पर बना रहेगा। मान लीजिए यदि सूर्य बुध की एक भाव में युति और शनि या किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव पड़ता हो तो जातक की औरत के स्वभाव में जैसे शनि की तरह शैतानी चंचल होने की इस तरह से प्रवृत्ति देखी जाएगी, यानी कि इस तरह से उनका व्यवहार का साथ हो रहता है। लाल किताब के अनुसार बात करता हूं तो कुंडली में शुक्र बुध, यहाँ पर शुक्र बुध का जो एक मसनूई बनावटी ग्रह बन जाता है तो सूर्य यहाँ पर बनावटी प्लैनेट बन जाएगा। यहाँ पर दूसरे ग्रह से होने पर वैवाहिक जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। स्त्री पुरुष के जो होती है शादी यानी कि विवाह के बाद आपसी संबंध के अंदर शुक्र बुध का जो दूसरे प्लैनेट से संबंध होने पर जो पुरुष और स्त्री का भाग्य के संबंध के अंदर बहुत अच्छे से उसमें लाल किताब में बताया गया है। कोशिश करूंगा जितनी मुझसे हो चुकी है उतनी जानकारी आपको प्राप्त कराओ और उनका क्लियर करता जाओ। ठीक है। अब ये तो युति की बात है कि वहां पर मैं आपको युति का थोड़ा सा जरूर सिखा दूंगा। लाल किताब में आते बुध ग्रह की नाली है ना, बुध के दांत, वो लाल किताब क्लास की बात आती है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पर आपको थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए कि भाई क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। ठीक है। अब बुध की नाली जो लाल किताब के अंदर जो हर विद्या के अंदर कुछ नियम है सिद्धांत होते हैं, इसी के अनुसार लाल किताब के सिद्धांत है कि जन्म कुंडली में शुक्र बुध का आपसी दृष्टि के साथ आपस में एक दूसरे के साथ का संबंध रहता है, चाहे दोनों ग्रह कुंडली में अलग अलग भाव में क्यों ना हो। शुक्र बुध का संबंध बनना तो बुध ग्रह की नाली, यानी कि जिस तरह से पाइप होता है ना मकान के अंदर, एक पाइप से पानी चढ़ता है दूसरे पाइप से पानी का निकाल होता है, तो इसी तरह से बनती है बुध ग्रह की नाली। तो बुध के प्रभाव के अंदर लाना होता है या कि उसके प्रभाव को परिवर्तन करना होता है, इसीलिए कहा गया कि बुध ग्रह की नाली है। अब जिस भाव में शुक्र है और वहां पर बुध स्थापित नहीं है तो बुध अपनी नाली के माध्यम से दूसरे भाव के अंदर शुक्र के साथ अपना असर वहां पर लेकर चला आता है ना। कहते हैं कि चलो यहाँ से पाइप लेकर लाओ तो मैं आपके घर के पाइप पहुंचा दो तो वहां पर पानी आ जाएगा, तो यहाँ से बुध का प्रभाव वहां पर चला जाता है, जिसे कहते हैं कि बुध की नाली। ठीक है। अब बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि सूर्य का जातक के अंदर आमदनी बचत खर्च और लेन देन से किस तरह से संबंध आप कुंडली में देख पाएंगे, है ना। आप अपने नोट्स इनको जरूर बना लेना और ध्यान रखना कि भी क्या चीजें हैं किस तरह से आप इनको पकड़ सकते हो। लाल किताब के अनुसार चंद्र को धन का कारक और शनि के जातक के धन का खजांची, है ना, वो एक आपकी बैंक है, तो वहां से आप पकड़ सकते हो। आपकी कुंडली के अंदर दोनों प्लैनेट की जैसी स्थिति कुंडली में जिस तरह से होती है वैसे ही जातक की जेब की हालत आपको मिलेगी। चंद्र और शनि
जातक के धन की हालत का कारक होता है। मंगल और शनि जातक की जायदाद, जायदाद क्या है, आपकी मकान मिल्कत है ना, वो आपकी जायदाद का कारक है। चंद्र और बृहस्पति जातक के सोने चांदी के कारक है, क्योंकि बृहस्पति सोना, चंद्र चांदी, ठीक है, तो इनके कारक है। बहुत अच्छी बात है, इनको बहुत अच्छे से आप नोट समझना और लिख लीजिएगा। कुंडली के 11वें भाव में जातक की आमदनी, 12वें से खर्च और 9 से आपको पूर्वजों से प्राप्त हुई दौलत जायदाद, ठीक है। और 5वां भाव जो है संतान की धन दौलत की बचत है। दूसरा भाव जो है आपकी व्यक्तिगत कमाई की बचत है। और जो लेन देन करते हो उनका आपको हाल मिलेगा कुंडली के 6ठे भाव से। लिख लिया? फिर आप अपनी कुंडली के अनुसार चेक कर लेना कितना खर्च कहाँ से जा रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। अब कुंडली में चंद्र अच्छी स्थिति में है तो आपका स्तोत्र धन का जो होता है बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य और बृहस्पति जो है धन के कारक चंद्र को मदद करते हैं। कुंडली में चंद्र के साथ बृहस्पति और सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, यानी कि उच्च राशि में, अच्छे भाव में, जैसे कि 1 2 5 9 इनमें स्थापित है, तो जातक की धन दौलत की आमदनी बहुत ही अच्छी रहेगी। जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बृहस्पति युति है तो ऐसे जातक के पास अच्छे आकार का, यानी कि अच्छा ही उनको साई धन जरूर होता है, यानी कि साई धन उनको मिल भी जाता है। 1 मिनट, हेलो, हाँ जी। तो साई धन मिलता है। अब सूर्य के साथ चंद्र की युति है तो ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी के साथ अपने धन की हालत भी अच्छे से ही रखता है। सूर्य के साथ मंगल की युति है तो जातक के पास जागीरदारी का धन प्राप्त होता है। कुंडली में सूर्य के साथ बुध की युति है तो जातक लेखन से, कार्य करने से या फिर नौकरी करने से, जैसे क्लार्क की नौकरी हो तो वहां से धन प्राप्त करता है। अब केंद्र स्थान जो है 1 4 7 10 है ना। अब जीवन के अंदर भाई है, बंधु है, ताऊ है, चाचा है, उनको जो धन लाभ होता है तो किससे देखेंगे? कुंडली के 3रे भाव से। दूसरा भाव हमारे जातक के ससुराल से भी है ना, वहां से भी लाभ प्राप्त होता है कि नहीं होता। 6ठा भाव जो जातक के साथियों के माध्यम से धन लाभ कितना मिलेगा, इस तरह से आप देख लेंगे। कुंडली का 11वां भाव पुरुष ग्रह, पुरुष ग्रह में कौन? सूर्य, बृहस्पति, मंगल। तो व्यक्ति की जीवन में कितनी आमदनी बढ़ती रहेगी। कुंडली में बृहस्पति शुक्र या बृहस्पति बुध की युति है और 12वें भाव में अशुभ हालत में ग्रह है तो 11वां भाव और 12वां भाव दोनों खाली है तो जातक के जीवन के अंदर बेकार के खर्चे जरूर लगा रहेगा और ऐसे ही बेकार के खर्चे होने पर धन का व्यय जरूर होता रहेगा। जन्म कुंडली में लाल किताब के अंदर वर्षफल कुंडली बनती है ना। तो जन्म कुंडली में चाहे वर्षफल में सूर्य शनि की युति है, इनकी युति का बृहस्पति से, ग्रह से या बृहस्पति के कारक भाव 2 5 9 11 से संबंध नहीं है, तब भी जातक के जीवन में बेकार के खर्चे बने रहेंगे, यानी कि जो आमदनी होती है उसमें गिरावट होती है। अब दोनों ग्रह जो है सूर्य शनि से कोई कुंडली में अच्छी स्थिति का है
तो जहां तक की आमदनी में अच्छी बचत होती है, नहीं तो आमदनी और खर्चे दोनों में लगातार गिरावट बनती जाएगी। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जीवन में उनकी आमदनी से बचत, उनके हालात, उनके खर्च, उनके काबू करने के लिए स्थिति देखनी है तो बृहस्पति, सूर्य, बुध, शनि, उनको आप देख लो, क्योंकि ये आवश्यक है कुंडली में देखना। कुंडली में सूर्य बृहस्पति, सूर्य बुध या बृहस्पति शनि या शनि बुध की युति अच्छे स्थान में है, या फिर युति में, या फिर जैसे मैंने बताया कि साथी ग्रह जो दोनों एक दूसरे की राशि में हो, या फिर एक दूसरे के लिए उच्च या नीच भाव में हो, या फिर पक्के भाव में हो, दोनों अलग अलग अपने मित्र ग्रह के साथ है, तो जातक के जीवन में आमदनी में बचत, सुख, जो बचत होती है, ना चाहते हुए भी अपने आप उसमें बचत होना स्टार्ट कर देगा, है ना। सेविंग बन जाएगी, खर्चा नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं इनको मुझे रखना है। कुंडली के अंदर सूर्य शनि अलग अलग भाव में है, और वहां पर दृष्टि के नियम पर एक भाव में युति है, पर साथी ग्रह की नहीं है, बन पा रहे, तो जातक के जीवन के अंदर बेकार के खर्चे बने रहेंगे। व्यक्ति के पास कोई आमदनी भले हो या ना हो, है ना, सूर्य शनि बृहस्पति, इनका साथ दोनों में से कोई बृहस्पति की राशि जैसे कि धनु मीन इनमें नहीं है, तो जातक के जीवन के अंदर खर्चे आमदनी सीमित बने रहेंगे, यानी कि वो मैनेजमेंट के साथ खर्च करेगा, और खर्चा तो कम ही करता है, क्योंकि मैनेजमेंट से चलता है तो कहता है कि भाई मुझे इसी के अंदर चलना है। ठीक है, चलिए नोट्स बना लीजिए कि सूर्य की कारक वस्तु क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ही अहम विषय है कारक को समझना। जितना आप कारक को अच्छे से मंथन करेंगे, याद करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती है। कि जैसे लाल किताब के अनुसार मैं आपको नोट बनाने जा रहा हूं, कि वहां पर आप लिखिए कि सबसे पहले देवी देवता, तो यहाँ पर भगवान विष्णु उनके कारक, दूसरा है पैसा, क्षत्रिय राजपूत, तीसरा है प्रभाव, बहादुर, शरीर की पालना करने वाला, चौथा आता है कि वहां पर विशेष गुण के अंदर लिखिए आग, गुस्सा, विद्या, शरीर के सारे अंग यहाँ पर, पांचवा है ताकत, जो गर्मी का भंडार, छठा है धातु, जैसे माणिक है, तांबा है, शिलाजीत है, शरीर पर सूर्य की निश्चित जगह, तो जैसे कहते कि सूर्य हमारा आत्मा का कारक है, तो हमारा अपना आप यानी कि पूरा का पूरा शरीर, वो लाल किताब के अंदर आप अपने आप हो, वो सूर्य हो। ठीक है, चेहरे के हिस्से के अंदर यहाँ पर होता है दाया भाग, यहाँ पर इनका पोशाक होता है कलगी, और तरबूज के माध्यम से जैसे तरबूज का वजन। ठीक है, पशु के अंदर पहाड़ी गाय, बंदर, बंदरिया, भूरी कपिला गाय, ये सूर्य की कारक है। वृक्ष के अंदर तेज फल के वृक्ष है, वो सूर्य की कारक है। तो ये सूर्य की कारक बातें बन गई। अब सूर्य का किसी दूसरे ग्रह के साथ युति बनती है, तो दूसरे ग्रह की युति का कारक वस्तु जो होती है, क्योंकि जो प्लैनेट मान लीजिए बृहस्पति है तो सोना बन जाएगा, है ना, केसर बन जाएगा, चंद्र है तो पानी बन जाएगा, तो दूसरे का प्लैनेट की कारक वस्तु अलग होती है, तो वहां पर आप उनके अनुसार उनके कारक चीजों को समझ लेंगे। अब युति के बाद मैंने बताई कि युति है तो क्या बनेंगे, चलिए सूर्य के साथ किस प्लैनेट की युति बनती है, तो उनकी भी आप थोड़ी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आवश्यक है आपके लिए जानना, क्योंकि कारक चीजों से आप अपने ट्रीटमेंट रेमेडीज करते हो। ठीक है, अब सूर्य चंद्र की युति है, तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी, बड़ के पेड़ का शुद्ध दूध, है ना। सूर्य शुक्र की युति है, तो लाल रंग का चमकीला पत्थर होता है,
आग से गर्म हुई लाल रंग की मिट्टी, लाल रंग की एक प्रकार की चिकनी मिट्टी, कांसे की धातु का कटोरा बना हो, और उस कांसे की धातु का कटोरा बना हो जिसमें आप पानी पीते हो, तो सूर्य शुक्र की युति है। ठीक है, सूर्य बुध की युति है। तो ऐसा पहाड़ जिन पर हरियाली है, जैसे बारिश के दिनों के अंदर हर जगह हरियाली बन जाती है, तो सूर्य बुध है। अब पहाड़ ऐसे शनि का कारक होता है, पर सूर्य बुध की युति के कारक हरा भरा पहाड़, इस तरह से लाल किताब में बताया गया है। तो बनावटी मौसमी ग्रह है जिनके सिद्धांत होते हैं, और बनावटी ग्रह के अंदर बुध और शुक्र होते हैं, और शुक्र के बनावटी अंदर वहां पर प्लैनेट और बन जाता है। तो इस तरह से जो बनावटी ग्रह है, तो मौसमी ग्रह यानी कि दो ग्रहों के मिलन से तीसरा ग्रह पैदा होना, जिसे कहते हैं कि बनावटी यानी कि मौसमी। अब यहाँ पर जो बनावटी राहु केतु है, उसके अंदर शनि पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ का कारक शनि है। सूर्य बुध ये दोनों बराबर बन जाते हैं, बुध शुक्र या बुध शनि या शनि बुध। तो शनि क्या है? ऐसा पहाड़ जिनके साथ हरियाली, हरे पेड़ पौधे, उनका प्रभाव दोगुना होता है। ठीक है, अब 12 भाव है, 12 खाने हैं, और वहां पर सूर्य की बात आती है। तो पहले खाने के अंदर, पहले भाव के अंदर कौन सा रिश्तेदार क्या बनेगा, कौन सी वस्तुएं बनेगी, इन चीजों के आज हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाव नंबर 1 यानी कि लगन, है ना। खाना नंबर 1, दिन का समय, सफेद नमक, अपना आप, हम और हमारा हुक्म, राज दरबार यानी कि सरकार से संबंधित काम, ये खाना नंबर 1 है। खाना नंबर 2 यानी कि भाव नंबर 2, गेहूं, बाजरा, खाने के अनाज के काम, जैसे कि जो ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सारे जो व्यापार कारोबार है, वो दूसरे भाव की कारक चीजें बन जाएगी। अब तीसरा भाव, भतीजे, दिन की संतान। ठीक है ना, दिन की संतान क्यों? यानी कि दिन के समय जिनका जन्म हुआ है, वो दिन की संतान, भतीजे। अब पुलिस के डंडे से मित्र बनाने वाला, है ना, मिन्नत, भतीजों के साथ काम करना, तो तीसरे भाव से है। चौथे भाव के अंदर दाई आंख का डेला, बुआ का लड़का, अपने मुंह की रोटी निकालकर बच्चों को निवाला देने वाला बाप, है ना, कि कहते कि भाई मुझे नहीं खाना, बच्चों को दे देना, जैसे उनके भाग हिस्से को दे दिया, है ना, कि बच्चों को देने वाला बाप। पानी और रेशम के काम है, बुआ के बेटे के साथ के काम है, वो भाव नंबर 4 यानी कि खाना नंबर 5 है। अब खाना नंबर 5, जो इकलौता लड़का, लाल मुंह का बंदर, बुद्धिमान, धन भाग्य की यहाँ पर कोई शर्त नहीं होती है, बुद्धिमान, बंदर और बच्चों से संबंधित काम है, वो भाव नंबर 5 है। भाव नंबर 6, पांव की बीमारियां, गेहुआ रंग हो, जब गुस्सा हो जाए और वहां पर काबू ना होना, और बिना लड़ाई किए रोटी हजम नहीं होना, तो भाव नंबर 6 से है। बेटी के बेटे जो दोहते कहते हैं और उनके साथ कारोबार करना शुभ होता है, तो भाव नंबर 6 से देखा जाएगा। भाव नंबर 7, यहाँ पर सफेद गाय, लाल गाय, जो सफेद गाय अशुभ होती है, पर लाल गाय जो रूहानी कहती है कि खराबी, है ना। काली गाय, तो जैसे कहा कि काली गाय है तो मददगार है, और वहां पर लाल गाय है तो खराबी, सफेद गाय है तो अशुभ है। ठीक है, बगैर सिंह की गाय है, जिनके सिंह नहीं होते, वो गाय है तो बहुत ही अच्छी है, सातवें घर के अंदर। और यहाँ पर आदमी खुश क्यों है ना, जैसे कि ईर्षा रहती है। गाय का व्यापार अशुभ हो जाएगा, पर दूध चांदी के कारोबार इनको लाभ देंगे। भाव नंबर 8, यहाँ पर रथ गाड़ी, जो सच्ची पक्की आग जो खुद ब खुद पैदा होती हो, संसार का सब कुछ मिल गया पर चाहते की आशा फिर भी ना पूरी होती हो, है ना। और रथ गाड़ी से संबंधित जो भी कारोबार व्यापार है, वो भाव नंबर 8 है। भाव नंबर 9 की बात करें,
तो भूरे रंग का रीछ। अब ग्रहण के बाद का जो सूर्य है, हर बिगड़ी को बनाने वाला, जानवरों से संबंधित कोई कारोबार है तो भाव नंबर 9 है। भाव नंबर 10, यहाँ पर भूरे रंग का नेवला, भूरी भैंस, शिलाजीत धातु और मकान और भैंस के कारोबार है। हमारे बराबर कोई दूसरा नहीं की भावना रखने वाला इंसान, ये भाव नंबर 10 से है। अब भाव नंबर 11, यहाँ पर सुर्ख रंग का तांबा होता है ना, सुर्ख रंग जैसे होता है ना, सुर्ख जैसा रंग, लाल रंग, वो तांबा। बच्चे निकलने से पहले अंडे खा जाने वाले जालिम। यहाँ पर इंसान यदि धर्मात्मा है तो इंसाफ करने वाला, आखिरी हुक्म करने वाला। और यहाँ पर भाव नंबर 11 से तांबे से संबंधित आपके कार्य। भाव नंबर 12, भूरे रंग की चींटी, बाल बच्चों के बिना नहीं जाएंगे और ऐसे नसीब वाला बाप होता है। आटा चक्की के जो कारोबार है वो भाव नंबर 12 से है। तो यहाँ पर मैंने आपको 12 भाग के अंदर उनके रिश्तेदार, वस्तु, उन सबको मैंने बता दिया, क्योंकि जब आप कुंडली फलित करेंगे तो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल। कल हम चर्चा करेंगे पितृदोष, पितृऋण के उपाय क्या होते हैं, किस तरह से पितृदोष होता है, और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ तक यदि किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए, आपके पास 5 मिनट है। थैंक यू राज भाई। थैंक यू नीरव भाई। सर मैं लेट जो ज्वाइंट हुआ था जी कोई और बात। ड्यूटी की वजह से ड्यूटी मेरी है, मैं लोको पायलट में हूँ और ओके, ड्यूटी की वजह से मैं सही तरह से सुन नहीं पाया और अच्छी तरह से यानी सेट नहीं हो पाया मेरे आज का क्लास। कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पर मैं अपलोड करके लिंक दे दूंगा, वहां पर यूट्यूब की दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी, दोनों लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, यहाँ तक किसी को ना समझ में आया वहां पर अपना सवाल रख सकते हैं। कल का समय यही रहेगा, 9 से 10, 1 घंटा क्लास करेंगे। सर और ग्रुप में ही शेयर कर देना दोनों लिंक। हाँ ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, श्योर श्योर, ये 100%। क्लास हर रोज चलेगा कि वीकेंड में बंद हो गया? वीकेंड में संडे को छुट्टी रखेंगे नीरव भाई, बाकी कंटिन्यू संडे को करेंगे। सिर्फ? और कितना टाइम चलेगा ये अपना कितना टाइम चलेगा? अब देखते हैं, सूर्य से संबंधित है तो जो बातें जहां तक ले जाए सूर्य वहां तक चला देंगे, अच्छा तक पूरी करेंगे। युति भी पढ़ा दूंगा, जी और उनकी 12 खाने की हमारी रेमेडी लाल किताब की बनती है, वो भी आपको जी पढ़ा दूंगा। जी जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जी, किसी को भी कोई मन में भाव हो तो वहां पर सवाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि भाई वहां पर आपको ना बताओ, भाई युति के भी फल बता दूंगा, युति की आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर लेंगे भी क्या युति का फल है, क्या आपको रेमेडी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वहां पर आप उनको कर लो, फिर आप देखो कितना आपको परिवर्तन मिलता है। ठीक है ना, कई बार 3 ग्रह की युति होती है, 2 ग्रह की होती है, 4 ग्रह की युति, 5 ग्रह की युति है, तो वो सारी युति मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। समय आने पर उनको भी हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, और कोई? सर बस ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर शेयर करूंगा, सबको लिंक मिल जाएगी। और वहां पर भी आपको जैसा कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, और बता भी सकते हैं कि कैसी मेरी क्लास लगी। ठीक है ना, और एक है टेलीग्राम का भी ग्रुप दे दूंगा, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो जिनसे माध्यम से आप वहां पर भी यूट्यूब वीडियो जो है हर दिन को अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन जो क्लास किसी की मिस हो जाती है तो वहां पर उनको टेलीग्राम पर
ग्रुप बनेगा, उसके अंदर आपको क्लास मिल जाएगी। हाँ जी, और कोई? चलिए, किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। शुभ रात्रि। इसी तरह से कल बनेंगे 9 बजे, और 9 से 10 यानी कि 10 साढ़े 10 तक का हमारा 1 से 1.5 घंटा ही समय रहेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा भी फिर क्या है कि ठंडी का मौसम है, कहाँ से कौन लोग जुड़े, वहां पर ज्यादा ठंडी हो, परेशानी हो, है ना, आराम चाहिए शरीर को भी, और आपको भी अपने नोट्स बनाने होते हैं, लेकिन आराम से नोट्स बनाइए, काफी चीजें आपको। हाँ सर, 1 घंटे की क्लास रखिएगा, बस 1 घंटे की काफी है। हाँ हाँ, काफी है, 2 सेशन काफी है, बिल्कुल 100%, इतना तो आराम से पढ़ पाएंगे आप। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी आशा के साथ कल। और मान लीजिए किसी का कोई सवाल हो जहाँ पर ग्रुप में ना पूछा जाए तो व्हाट्सएप पर भी जरूर पूछ लीजिए, ग्रुप के अंदर, वहां पर अपने चर्चा बनाए रखिए और एक्टिव बने रहिए, जहाँ पर सभी लोग, जो लोग नहीं एक्टिव होते ना, उनको भी पता चले कि वहां पर क्लास में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उनके बारे में जरूर चर्चा कीजिए, यहाँ पर आपको और भी ज्ञान में वृद्धि बनती जाएगी, हर लोगों का ज्ञान बाहर निकलेगा। ठीक है जी, शुभ रात्रि जरूर सर, जरूर। जी। गुड नाइट, सीताराम, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल जय सीता रात 9 बजे। सीताराम। जी, प्रणाम प्रणाम, थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना समय दिया, धन्यवाद।